नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ के बारे में। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सभी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS, BEd या फिर DLEd के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आप सभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर पूरी उम्मीद है कि अपकमिंग एग्जाम्स में आए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड रिमार्क्स एवरी टाइम आई वांट टू टॉक टू माई मदर, शी इज टू बिजी, टू टायर्ड एंड सेज वेट वील टॉक लेटर, देन द चाइल्ड बिहेवियर मे बी। यानी कि एक बच्चा है जिसकी माँ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और वो एक वर्किंग लेडी है, तो हमेशा वो बच्चा अपनी मम्मी से बात करना चाहता है और उसकी माँ हमेशा बिजी रहती है, टायर्ड रहती है और हमेशा जब भी बच्चा बात करना चाहता है तो उसकी माँ कहती है रुको हम बाद में बात करेंगे। इस टाइम में जब बच्चे के पेरेंट्स इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं तो बच्चे के अंदर जो चेंजेस है या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बिहेवियर में क्या क्या बिहेवियर उसका शो करता है या बिहेवियर बच्चे का कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है काम, पॉजिटिव और फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर बी है होस्टाइल, अग्रेसिव और आर्गुमेंटेटिव। सी है पीसफुल, सबमिसिव, कॉन्टेंटेड और लास्ट है कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड ओपिनियनेटेड। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज यहाँ पे वो है बी, हॉस्टाइल, अग्रेसिव और आर्गुमेंटेटिव। क्योंकि गाइज यहाँ जो बच्चा है वो अपने कुछ जो अपना कुछ ओपिनियन है, अपनी बातें हैं जो अपनी मदर के साथ शेयर करना चाहता है, जब वो चीज़ें नहीं शेयर कर पाता तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स इस टाइप के थे और मेरे ऐसे थे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। क्योंकि बच्चा यहाँ पे आपने पढ़े होंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, जब बच्चा इस स्टेज में आता है कि जब उसे अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में जब वो अपनी खोज समाज के अंदर करता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है और यही एक स्टेप होता है जहाँ पे वो एक स्टेप अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ाता है। और यहाँ से अगर पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चा यहाँ पे अग्रेसिव और आर्गुमेंटेटिव नेचर शो करता है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है गए सीडीपी के जो आपकी लर्निंग थ्योरीज पे बेस्ड होती हैं। तो हमने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर रिपीट कर रहे हैं कि सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर लर्निंग थ्योरी पोर्शन। अगर उसको आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो सीडीपी के क्वेश्चन कई सारे ऐसे जो वहाँ पे फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड रियलाइजेज द डिक्लाइनिंग नॉमिनेटिव रोल ऑफ द फैमिली विच मीन्स दैट। यानी क्लास एक बच्चा है उसे महसूस होता है कि जो नॉमिनेटिव रोल है उसकी फैमिली का वो कहीं ना कहीं वहाँ पे नहीं है। तो बच्चा उसका मतलब बच्चा क्या समझता है या बच्चे के रेस्पेक्ट में उसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स आर फेसिंग हार्डशिप इन देयर रिलेशनशिप। बी है पेरेंट्स एंड चाइल्ड आर वेरी क्लोज। सी है पेरेंट्स आर वेरी फ्रेंडली बट क्लियर अबाउट द रूल्स ऑफ लाइफ। डी है पेरेंट्स डू नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शंस एज दे वर यूज्ड टू डू इन द पास्ट। तो गाइज क्वेश्चन अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ज़रूरी है कि नॉमिनेटिव रोल ऑफ द फैमिली मतलब होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में पापा है, मम्मी है, भाई है, सिस्टर है, इन सबका कुछ ना कुछ रोल है अपनी फैमिली में और वो अपने रोल के अकॉर्डिंग अगर अपनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जैसे फादर का होता है लीडरशिप करना, माँ का होता है फैमिली को कंट्रोल करना और अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना या उनका केयर करना, पेरेंट्स दोनों का यही काम होता है। ठीक, तो ये जो सबकी जो प्रॉपर्टी है यानी जो जिनका फंक्शन जो जिनका काम है वो नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस वो नॉमिनेटिव फंक्शन या नॉमिनेटिव रोल नहीं करते। तो जो आपका काम है, जो आपका नाम है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, जो जिसका काम है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं करता, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है नॉमिनेटिव रोल को लेकर के। तो इन दैट केस कि अगर चाइल्ड ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा है, मतलब पापा हैं तो उन्हें घर से कोई मतलब नहीं है, बाहर बाहर रहते हैं, मम्मी है तो वो जॉब पे कर रही हैं, उन्हें भाई और बहन से मतलब नहीं है, भाई है तो घर से बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, दीदी है तो हमेशा फ़ोन पे बात करती रहती हैं या फिर खाने में बिज़ी रहती हैं या पार्टीज़ में अटेंड करती हैं। तो इन दैट केस द चाइल्ड वुड फील अलोन। और इन उस केस में क्या होता है कि पेरेंट्स का जो रोल है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, पेरेंट्स का जो रोल है वहाँ पे कि बच्चे को वो डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं कर पाते, अपनी अपकमिंग लाइफ के चैलेंजेस के बारे में उसे अवेयर नहीं कर पाते। और इस केस में क्या होता है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि पेरेंट्स डू नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शंस एज दे वर यूज टू डू इन द पास्ट। यानी कि जो उनको पेरेंट्स को जो
पास्ट में जो डायरेक्शंस देने चाहिए ताकि बच्चा अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़े, वो नहीं दे पाता और इस वजह से बच्चा हमेशा पिछड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट पेयरिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सी-टेट में आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो है फीटल पीरियड के सामने है 8 वीक अंटिल बर्थ, बी है जर्मिनल पीरियड के सामने फर्स्ट 2 वीक्स, सी है एम्ब्रियोनिक पीरियड के सामने सेकेंड वीक अंटिल 8 वीक और डी है जर्मिनल पीरियड के सामने ऑनसेट ऑफ इनिशियल हार्ट बीट। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है जर्मिनल पीरियड के सामने ऑनसेट ऑफ इनिशियल हार्ट बीट, यानी जर्मिनल पीरियड, जर्म मीन्स होता है लेयर्स का बनना, जब लेयर्स बनती है तो ये इनिशियल हार्ट बीट तब आती नहीं क्योंकि ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीटल, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि जो फीटल का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे जर्मिनल पीरियड होता क्या है। जब ये जो फीटल होता है आपका, ठीक है, हालांकि फीटल नहीं दिख रहा, बॉल दिख रही है, लेकिन आपको इसे समझना है कि जो जर्मिनल पीरियड होता है इसमें 3 लेयर बनती है, ठीक है, एक्सोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मेसोडर्मिस। तो इन तीनों लेयर्स के बनने के समय में बच्चे के सिर्फ ये लेयर्स ही बनते हैं, इंटरनल ऑर्गन सभी डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनिशियल हार्ट बीट आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो है लास्ट वाला ये गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनरली द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ऑब्जर्व्ड। तो ये क्वेश्चन गर्ल्स एंड बॉयज़ की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में है कि गर्ल्स और बॉयज़ का क्या डेवलपमेंट एक ही टाइम पे होता है या फिर अलग अलग डेवलपमेंट होता है, तो अगर होता है तो किस टाइम पे होता है और क्या होता है उसका टाइम पीरियड। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज इक्वल इन बोथ एट द सेम एज, बी है बॉयज़ आर 2 years ahead in the physical development, सी है गर्ल्स आर 2-3 years ahead in the physical development, और जो लास्ट है आपका वो है गर्ल्स हैव 5 years बैक देन बॉयज़। तो गर्ल्स जो 5 years बैक है वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो तो 1-2 सालों का हो सकता है, लेकिन 5 साल बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है गर्ल्स आर 2 to 3 years अहेड इन द फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपके घर में भाई दीदी हैं या फिर कोई भी आस पड़ोस में है, तो गर्ल्स पहले मैच्योर हो जाती हैं और इसीलिए जो गर्ल्स की जो शादी की एज है वो कम रखी गई है, जबकि बॉयज़ की है वो बाद में रखी गई, क्योंकि गर्ल्स का फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, थाइज वहाँ पे हैवी हो जाती हैं, वेट बॉडी गर्ल्स लाइक हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो डेवलपमेंट है, तो ये सब जो डेवलपमेंट है गर्ल्स के अंदर फिजिकली, और बॉयज़ के अंदर यही सब चीज़ें लेट हो जाती हैं, जैसे कि बियर्ड का आना, ठीक है, मुस्टैच का आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स का आना, जो उनके लेग्स हैं उन पे हेयर्स का डेवलपमेंट, हाथों पे हेयर का डेवलपमेंट, ये जो होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो फीमेल्स और मेल्स में जनरली देखे जाते हैं, और ये लड़कियों में जनरली पहले देखे जाते हैं, कई बार 5th क्लास के बाद थोड़े थोड़े फिजिकल डेवलपमेंट के लक्षण आने लगते हैं, और कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाद में भी नहीं दिखते, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एट विच स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देयर फर्स्ट इंटरेस्ट, स्पेशल टैलेंट एंड कंटिन्यू टू डिस्कवर देयर इंटरेस्ट एज देयर एजुकेशन इम्प्रूव। पहला ऑप्शन है आपका, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में कि किस स्टेज में बच्चा अपने फर्स्ट इंटरेस्ट को समझ पाता है, स्पेशल टैलेंट को समझता है, और खुद के जो नए नए इंटरेस्ट है उनको देखता है और एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो किस स्टेज में ऐसा होता है, ये है गाइज। पहला ऑप्शन है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, बी है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, सी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, और लास्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो गाइस ये इंटरेस्ट की बात है, तो आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनके मन में आएगा ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि बच्चा जब अपना फर्स्ट इंटरेस्ट ढूंढता है, जैसे बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है बॉल खेलने में, ठीक है, तो ये उसके अंदर ऑटोनॉमी है। अगर ठीक है उसको बॉल खेलने का मौका मिलता है तो बच्चे उसी चीज़ को, क्रिकेट फॉर एग्जांपल, क्रिकेट खेलने में उसको ऑटोनॉमी दी जाती है, तो बच्चा आगे चल के अच्छा प्लेयर बनता है।
लेकिन वहीं अगर उसको बार बार कहा जाता है खेल क्यों रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक, तो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है और उसके बाद वो दब जाता है, उसके अंदर डाउट आ जाता है कि क्या मैं खेलूँ, मेरा अंदर से इंटरेस्ट कहता है खेलने के लिए, लेकिन अगर मम्मी पापा या भाई बहन डांट रहे हैं तो उस समय वो शेम फील करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एरिक्सन की थ्योरी से रेलिवेंट है। अभी हमने कहा था गाइस कि CDP के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू लर्न द लर्निंग थ्योरीज। अगला है व्हेन यू ऑफर जूस टू अ चाइल्ड, इसका आंसर शायद हमने डिस्कस कर लिया। हाँ चलिए, व्हेन यू ऑफर जूस टू अ चाइल्ड इन 2 ग्लासेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, वन इज लॉन्गर एंड अदर इज शॉर्टर विद सेम क्वालिटी, द चाइल्ड सेज दैट ही वॉन्ट्स द ग्लास विद मोर जूस, इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द लॉन्गर ग्लास, टू विच एज ग्रुप डज द चाइल्ड बिलोंग्स। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? अगर आपने पढ़ा होगा पियाजे की थ्योरी, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट जो है फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और ईच टर्म को आपने ईच जो स्टेजेस थी डेवलपमेंट के कॉग्निटिव, वहाँ पे अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ जाएंगे और आंसर कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है कि चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक बच्चा है छोटा, ठीक, उसको 2 ग्लासेस में दिया गया था जूस, ठीक, एक लंबी ग्लास है एक छोटी ग्लास है, हालांकि क्वांटिटी दोनों की एक ही है, एक ही लीटर है, एक ही क्वांटिटी यानी कि 100 ml दोनों की है, ठीक। अब एक ग्लास थोड़ी सी चौड़ी है और एक ग्लास लंबी है, यानी कि एक ग्लास आपकी ऐसी टाइप की है और एक ग्लास थोड़ी सी लंबी सी है। अब बच्चे के सामने अगर ग्लास ए और बी दोनों रखा जाता है तो बच्चा कहता है मुझे ज़्यादा जूस चाहिए जनरली, ठीक है। ज़्यादा जूस लेने के लिए वो इंडिकेट करता है ग्लास नंबर बी की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास लंबी है और यहाँ तक इसमें जूस आ रहा है तो इसमें कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। तो ये जो लक्षण है, ठीक है, तो ये बच्चे की किस एज में दिखाई देता है? तो ये है गाइस अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का पीरियड कितना होता है? तो 5 से होता है 10 साल या फिर 12 साल। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो अर्ली चाइल्डहुड को 5 से 12 साल तक के बीच में देखा गया और अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 5 साल के इनिशियल पीरियड में आप देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर इस टाइप का बिहेवियर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है टीचर बिहेवियर ऑट टू बी, यानी टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके यूपी टेट में भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव, बी है इंस्ट्रक्टिव, सी है आइडियलिस्टिक और डी है डायरेक्टिव। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आइडियलिस्टिक। अभी सब लोग कह रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, डायरेक्टिव होना चाहिए गाइज, लेकिन ये चीज़ें तब होती हैं जब टीचर आइडियलिस्टिक हो। अब कैसा होना चाहिए आइडियलिस्टिक? अगर एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चे झूठ ना बोलें, तो अगर टीचर किसी बहाने लेट आ जाता है तो उसे ये नहीं झूठ बोलना है कि बारिश हो रही थी, क्योंकि बच्चों को पता है कि बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। और अगर बच्चा टीचर किसी वजह से लेट आ जाते हैं या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है या बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा क्वेश्चन पूछता है और टीचर वहाँ पे नहीं बता पाते, तो टीचर को वहाँ पे बच्चे के अंदर ये सामने शो नहीं करना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर कोई गलत रीज़न देना है, ठीक। टीचर को वहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो करना है, क्योंकि वो चाहता है जैसा उसको स्टूडेंट्स को बनाना वैसा उसको खुद होना पड़ेगा। और टीचर, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर को रेस्पेक्ट देता है और उनकी बात मानता है, तो टीचर शुड बी आइडियलिस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई ऑफ चिल्ड्रन मे बी इम्प्रूव्ड बाई। अगर बच्चा कोई झूठ बोल रहा है, ठीक, लगातार क्लास में, तो उसके बिहेवियर को आप किस तरीके से सही करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है पनिशिंग दैम, बी है गिविंग लेक्चर ऑन द बैड इफेक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई, सी है गिविंग एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन हु स्पीक ट्रूथ और डी है अवॉर्डिंग चिल्ड्रन हु स्पीक ट्रूथ। यानी कि पहला है पनिशमेंट देना, यानी कि उसे सज़ा देना, बी है गिविंग लेक्चर, अगर आप बच्चे को लेक्चर देंगे कि हाँ झूठ बोलने के ये बैड इफेक्ट होते हैं, तो बच्चा इन चीज़ों को नकार देगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज़ें मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी नहीं है, ठीक। सी है एग्जाम्पल देना बच्चे को कि जो उन लोगों के उदाहरण देना जो बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने एक बच्चा है, ए जो झूठ बोल रहा है, तो अगर आप उसे एग्जाम्पल देते हैं कि बी वाला बच्चा सच बोलता है, देखो कितना अच्छा है, ठीक, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं। सबसे ज़्यादा असर कब पड़ता है? अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा अवार्ड वाली जो फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो उस स्टेज में आपने क्या देखा कि बच्चा प्राइज़ के लिए कुछ हैबिट है अपने इम्प्रूव कर लेता है या चेंज कर लेता है, ठीक है, या मॉडिफाई कर लेता है प्राइज़ के लिए, और पनिशमेंट के लिए भी चीज़ों से दूर हट जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर बच्चे को
ऐसे बच्चे जो सच बोलते हैं, अगर आप उन्हें अवार्ड देंगे या कोई प्राइज़ देंगे तो वो बच्चे जो झूठ बोलते हैं उन्हें उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, ठीक है, इमिटेशन करते हैं। तो अगर अगर कोई भी टीचर चाहता है कि उसके क्लास के बच्चे, या फिर एज अ पेरेंट अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले, तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसी के सामने जो बच्चा सच बोलता है उसके सच बोलने के लिए उसे प्राइज़ दीजिए, उसके बिस्किट दीजिए, कोई कैंडी दीजिए, जिससे वो उसे सबक मिलता है, उसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, अगर उसने सच बोला है तो मुझे भी सच बोलना है, तो ही मुझे प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ सेड दैट डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट डिफाइंस इट। ये कहा जा सकता है, ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो होता है कभी ख़त्म न होने वाली प्रक्रिया होती है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इसको डिफाइन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि गाइज यहाँ पे आप इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं, डेवलपमेंट जो ऐसा है हमेशा होता रहता है। अब आप सोचेंगे कैसे, एक लिमिट तक तो हमारी जो ग्रोथ है वो बंद हो जाती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट होती है वो कई सारे स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, ठीक है, सॉरी कई सारे टाइप्स में डिवाइडेड होती है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इमोशनल भी आता है इसमें, ठीक है, पहला फिजिकल, सोशल, इमोशनल, और एक क्या था, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, और क्या था, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, घर छुड़िएगा, इस फिर भी देखते हैं। फिजिकल मीन्स होता है कि ओवरऑल बच्चे का बाहर का डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल मतलब बाहर मतलब फिजिकल, उसकी शारीरिक। सोशल में मतलब समाज में किस तरीके से वो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, वो सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल मीन्स होता है कि अच्छा मेंटल था एक लास्ट वाला ना, मेंटल। तो इमोशनल मीन्स होता है कि छोटे पे बच्चे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़ा सा उनको किसी चीज़ के लिए डांट दिया जाए या कोई चीज़ देने से मना कर दिया जाए, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इमोशनली डेवलप नहीं होते। लेकिन जब बड़े होते हैं तो आप उनको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, समझते हैं वो, ठीक है। अगर कोई चीज़ बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है लेने की, तो आप उन्हें मना करते तो कंट्रोल कर लेते हैं, हालांकि दुख होता है उनके मन में, तो यहाँ पे वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली डेवलप हो चुके होते हैं। मेंटल डेवलपमेंट मीन्स जब आप छोटी क्लास के बच्चे को 1+1 देंगे तो वो फिंगर्स पे काउंट करते हैं, ये 1, ठीक है, हालांकि 1 ही 1 है, आप मेंटली भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बड़े हो चुके होते हैं। तो ये होता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही है आपका कंटिन्यूटी। जो फिजिकल डेवलपमेंट है गाइस वो एक टाइम पीरियड तक ही होता है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट आपको पूरी ज़िंदगी देखने को मिलेगा। आप सोशली जितना डेवलप करेंगे खुद को, सोसाइटी के साथ में जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। इमोशनल डेवलपमेंट भी कई बार फ्लक्चुएट कर जाते हैं, जैसे अगर आप 25 के बाद देखेंगे तो आपको वहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ी कम दिखेगी, मतलब वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट होनी थी उतनी हो चुकी होती है, बहुत स्लो हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे 1 से लेके 25 साल तक की जो एज होती है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, 1 से 25 साल तक की जो एज होती है वहाँ पे आपका ग्राफ तेज़ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट का। लेकिन इसके बाद जो होता है 25 से लेके 40 के बीच में थोड़ा सा रुक जाता है, यानी जो डेवलपमेंट है थोड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे 25 तक ज़्यादातर डेवलप हो चुके होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट आज के 10 क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। अगर आप इसी तरीके के CDP के क्वेश्चंस और ज़्यादा चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें हमारे जो चैनल है या जो हमें रिस्पॉन्स है वो दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ अच्छी लगती है इस टाइप की और आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। और अगर नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।